मेरा नाम राखी है। मैं एक ऐसे गांव में पली बड़ी थी जहाँ के रस्मों रिवाज बड़े ही अलग थे, बल्कि यूं कहूँ कि बहुत ही अजीब थे। मैं अपने गांव के रस्मों रिवाज के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे गांव में लड़कियों की शादी होने पर उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जब 12 साल की थी, तब मैं बहुत ज्यादा मासूम थी और मुझे अपने गांव के रस्मों रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं पढ़ना लिखना चाहती थी और मैं गांव के सरपंच की बेटी थी। मेरे पिता बहुत अमीर थे और पूरे गांव में मेरे पिता का ही फैसला चलता था। गांव के ही सारे लोग मेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे परिवार में मेरी दो बुआ जी और एक छोटे चाचा जी रहा करते थे। मेरी दादी भी थी, मगर दादाजी इस दुनिया में नहीं थे। चाचा जी की एक बेटी थी जो कि मेरी ही उम्र की थी, और एक बेटा था जो मुझसे बड़ा था। मैं तो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को दोबारा कभी औलाद नहीं हुई, इसलिए वो दोनों मुझे ही बहुत लाड प्यार करते थे। मैं जो कहती, मेरे मुंह से कही गई बात वक्त से पहले ही पूरी हो जाती थी। मुझे शहर जाने का और शहर जैसी जिंदगी गुजारने का बड़ा ही शौक था। मुझे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। इसलिए मैं बचपन से ही अपने पिताजी से कहती थी कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, जबकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। इसलिए वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे और हर बार मुझे टाल दिया करते थे कि तुम हमारी लाडली बेटी हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम अपने माता पिता से दूर रहो। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने गांव के लोगों का फ्री में इलाज करना चाहती हूँ। मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो मैं लोगों की सेवा इस तरह से करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी मेरी बात को सुनकर खामोश हो जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ इस बात से मजबूर थे। वो खुद मुझे अलग नहीं कर सकते थे। मैंने अपने पिताजी को तसल्ली दिलाई थी कि सिर्फ कुछ सालों की ही तो बात है। जब मैं डॉक्टर बनकर घर वापस आऊंगी, तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। गांव वाले आपके साथ साथ आपकी बेटी की भी इज्जत करने लगेंगे। मेरे पापा मेरी मासूम बातों पर खिलखिलाकर हंस देते थे और कभी-कभी मेरी इन बातों को इग्नोर कर दिया करते थे। अभी तो मैं गांव की ही स्कूल में पढ़ रही थी, मगर मैं शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहती थी, क्योंकि हमारे गांव में सरकारी स्कूल ही थे। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे खुशी देने के लिए शहर में मेरा स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया था, लेकिन वहां पर मुझे ड्राइवर छोड़ने जाता था और वही मुझे लेकर घर वापस आता था। फ्री टाइम पर मैं मोबाइल देखती रहती थी। मैं जब मोबाइल में विदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देखती, तो मेरा विदेश पढ़ने जाने का बहुत मन करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब विदेश में ही पढ़ने के लिए जाऊंगी। मैंने अपने पिताजी से बहुत जिद की। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारा एडमिशन शहर के स्कूल में करवा दिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे एक दो बार के कहने पर नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने घर में खाना पीना बंद कर दिया था, जिस पर मेरी माँ और पिताजी दोनों ही मजबूर हो गए थे और फिर मुझे विदेश भेजने के लिए राजी हो गए। मुझे विदेश पढ़ने भेजने के लिए तो कोई भी राजी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से सबको तैयार किया था। इस छोटी सी उम्र पर भी मैं अपनी जिदों को मनवा लिया करती थी। लेकिन अभी मेरे पिताजी का कहना था कि वो इस प्राइवेट स्कूल में 1 साल पूरा होने के बाद ही मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। विदेश में मेरे पिताजी के एक दोस्त रहा करते थे। मेरे पिताजी ने उनसे बात कर ली थी। इस तरह मेरा विदेश जाने का सपना भी पूरा होने वाला था। मैं वहां पर हॉस्टल में रहकर पढ़ना चाहती थी। हमारे घर में जोर शोर से मेरी बुआ जी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी बुआ जी का रिश्ता हमारे ही गांव में लग गया था। हमारे गांव में मंगनी वगैरह की रस्म नहीं होती थी। बस रिश्ता फिक्स हो जाने के कुछ दिन बाद ही शादी रख दी जाती थी। मगर मैंने देखा था कि जिस दिन से मेरी बुआ जी का रिश्ता लगा था, वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। वो क्यों उदास थी, इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मेरे चाचा की बेटी और मैं, हम दोनों मिलकर पूरे घर में खेलते रहते थे। उसका नाम प्रिया था। हम दोनों एक दूसरे की अच्छी कजिन होने के साथ साथ एक दूसरे की बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। प्रिया मुझसे दूर दूर जाने वाली बातों पर बहुत अफसोस कर रही थी। वो मुझे यही एडवाइस देती थी कि तुम मुझे छोड़कर दूर पढ़ने के लिए मत जाओ। मगर मैं उससे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों विदेश में पढ़ेंगे।
मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम पुलिस बन जाना। प्रिया इनकार करने लगी क्योंकि उसे बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो तो बस पूरा दिन खेल में ही लगी रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि घर में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। बुआ जी किसी बात पर लड़ रही थी और किसी रिवाज की बात हो रही थी। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि प्रिया और मुझे, हम दोनों को ही डांट कर अपने कमरे में भेज दिया गया था और कहा गया था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। हमारे घर में अब इस तरह से ही हर दूसरे तीसरे दिन हुआ कि शादी से पहले खूब झगड़े हो रहे थे। ये झगड़े क्यों और किस बात के थे हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बस हमने बुआ को इतना कहते हुए सुना था। वो बार बार यही कह रही थी कि वो इस रस्म को नहीं करवाना चाहती। बुआ की शादी फाइनली हो गई थी, मगर बुआ अपनी शादी वाले दिन बुरी तरह से रो रही थी। इतना रो रही थी जैसे उनको कहीं दर्द हो रहा हो। ऐसा तो लड़की विदाई के समय ही रोती है, मगर बुआ तो शादी होने से पहले ही बहुत रो रही थी। फाइनली जैसे तैसे बुआ की शादी हो गई थी, मगर घर में बहुत ज्यादा अफसोस भरा माहौल फैल गया था। अब समय आ गया था मेरे विदेश जाने का। मेरे पापा ने मुझे अमेरिका के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे, क्योंकि मुझे सबसे ही खुशी मिलती थी। मेरे जाने से भी मेरे घर वाले बहुत दुखी थे, मगर मैंने सब लोगों को जैसे तैसे मना ही लिया था और फिर मैं अमेरिका आ गई। मुझे अमेरिका छोड़ने के लिए मेरे पापा और चाचा जी आए थे। यहाँ पर मेरे पापा ने मुझे अपने एक दोस्त के हवाले कर दिया था। वो अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया था और उनकी बेटी भी मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। बस फर्क इतना था कि मैं हॉस्टल में रहती थी और वो अपने घर को चली जाती थी। इस तरह उनकी बेटी वहां पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और अंकल और उनकी फैमिली ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे घर वालों से मेरी हर रोज फोन पर बात होती रहती थी और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर भी होती थी। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू होते थे और वो कहते थे कि बेटी तुम हमें छोड़कर चली गई, तुम्हारे बिना घर सूना सूना सा लगता है। न जाने तुम्हें पढ़ने का इतना शौक क्यों है। मैं अपने पिताजी से कहती कि मैंने आपको बताया है ना कि मैं अपने गांव के लोगों का फ्री में इलाज करना चाहती हूँ। मैं हमारे ही गांव में एक सरकारी अस्पताल खोलना चाहती हूँ। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत गर्व महसूस करते थे। मेरी जिंदगी यहाँ पर पूरी की पूरी पढ़ाई में गुजर रही थी। मैं मन लगाकर पढ़ती और अच्छे नंबर से पास होती थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। अब मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई थी और फिर यूनिवर्सिटी में। इसी तरह कुछ और साल गुजर गए और मैं इतनी बड़ी हो गई कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं काबिल डॉक्टर बनकर ही अपने गांव वापस लौटी थी। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया था। 12 साल की उम्र से 24 साल की उम्र में मैं अपने घर वापस आई थी। इस बीच अपने घर बिल्कुल भी नहीं आई थी और ना ही छुट्टियों में और ना ही अपने घर के किसी फंक्शन में। मेरे पीछे घर में काफी सारे फंक्शन हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी। फाइनली मेरा सपना पूरा हो चुका था। आज इतने सालों के बाद मुझे अपने गांव जाना था और अपनी फैमिली से मिलना था। मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। पिताजी ने कह दिया था कि वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाएंगे। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। कहने लगे, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई और प्यारी भी हो गई है। मैं भी अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश हुई थी, मगर मैं एक बात पर बहुत हैरान थी कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी हर काम एक साथ ही करते थे, क्योंकि उन दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। जब मैं छोटी थी और वो दोनों मुझे छोड़ने के लिए आए थे, तब भी वो दोनों साथ ही थे। मगर अब पिताजी के साथ मेरे चाचा जी मुझे लेने क्यों नहीं आए थे, ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। इसलिए मैंने अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि चाचा जी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। क्या उनकी तबीयत खराब है या फिर वो किसी काम में बिजी हैं? पिताजी ने मेरे सवाल पर एकदम सर झटक दिया और मुझे दूसरी बातों में उलझा लिया। इस दौरान मैं चाचा जी वाली बात को पूरी तरह से भूल गई थी और फिर हम लोग खुशी खुशी घर आ गए। घर में मेरे स्वागत के लिए मेरी माँ और दादी जी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। पूरा गांव मेरे आने से बहुत खुश था। आखिरकार मैं सरपंच की बेटी थी और डॉक्टर बनकर ही इतने सालों के बाद अपने घर वापस लौटी थी। पूरा गांव मेरे आने की खुशी मना रहा था, क्योंकि सब गांव वाले जानते थे कि मैं गांव में अब अस्पताल खोलूंगी
और उसमें सारे ही गांव वालों का इलाज फ्री में होगा। मैंने उन लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। दादी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटी, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना सा लगता था। मगर मैं घर में घुसकर भी बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर सिर्फ दादी जी, मेरे भैया और मेरी माँ ही खड़ी हुई थी, और पिताजी तो मेरे साथ ही आए थे। मेरी दोनों बुआ मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, और ना ही घर में मुझे मेरे चाचा जी की फैमिली दिखाई दे रही थी। आखिर सब लोग कहाँ गए थे? घर का पूरा माहौल बदला बदला सा लग रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि घर के माहौल को ना जाने इतने सालों में क्या हो गया। मैंने घर में घुसते ही दादी से सवाल किया, दादी, चाची जी, दोनों भैया और प्रिया कहाँ हैं? और चाचा जी भी मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए क्यों नहीं आए? तो दादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर लेकर जाते हुए कहने लगी, बेटी, वो लोग अलग घर में रहते हैं। दादी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। इतने में ही पीछे से पिताजी ने आकर कहा, अरे, वो लोग कुछ दिनों के लिए अपने किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो और इतने सवाल जवाब मत करो। जाओ, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। दादी भी कहने लगी कि हाँ बेटी, तुम जल्दी से खाना खा लो। उसके बाद हम दोनों दादी पोती एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। मैं फ्रेश हो गई थी और हम लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया था। इतने सालों के बाद अपने घर आकर और अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर मुझे बहुत सुकून और खुशी मिली थी, क्योंकि माँ ने सारा खाना मेरी पसंद का ही बनवाया था। मगर मुझे चाचा चाची और बाकी सबके बिना घर बहुत सूना लग रहा था। बार बार सबकी याद आ रही थी, क्योंकि चाचा चाची ने कभी प्रिया और मुझ में फर्क नहीं किया था। जिस तरह से वो अपने बच्चों को प्यार करते थे, उसी तरह से मेरे लिए भी वो मुझे प्यार करते थे। मुझे प्रिया से भी शिकायत थी कि उसने इतने सालों में मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। न जाने उसे क्या हो गया था। चाचा चाची की फैमिली में से किसी ने भी मुझसे आज तक कोई बात नहीं की थी। बाकी घर में दादी माँ और मेरे भैया, पिताजी सब मुझसे फोन पर बातें किया करते थे। मैंने कई बार अपने माँ और पिताजी से कहा भी था कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, मुझे बाकी के लोगों से भी बात करनी है। मगर इन लोगों ने मुझे बातों में उलझा दिया था और हर बार ये लोग बात को टाल दिया करते थे। मुझे तो किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। खाना खाने के बाद मैं दादी के रूम में उनके पास जाकर लेट गई। इतने सालों के बाद अपनी दादी के कमरे में जाकर लेटना मुझे बहुत अच्छा लगा था। दादी मुझसे काफी देर तक बातें करती रही थी। अचानक मुझे याद आ गया कि मैं दादी से ही सब लोगों के बारे में पूछ लेती हूँ। मैंने दादी से कहा, दादी, सब लोग आखिर हैं कहाँ? और दोनों बुआ, वो भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उन्हें तो पता था ना कि उनकी भतीजी इतने सालों बाद डॉक्टर बनकर गांव वापस लौट रही है। उन्हें मेरे स्वागत के लिए घर में आना चाहिए था। मैं सब लोगों से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो रही थी। तो दादी का चेहरा अचानक से इस बात पर मुरझा गया और वो कहने लगी, बेटी, इस घर में कोई नहीं है। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ अकेले रहते हैं। तुम्हारे पिता तो पंचायतों में जाते रहते हैं और तुम्हारा भाई भी ज्यादातर घर से ही बाहर रहता है। तुम्हारी माँ भी कभी कभी तुम्हारी नानी के घर चली जाती है। तो मैं पूरी तरह से इतने बड़े घर में अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। अब तुम आ गई हो ना, देखना, हम दादी पोती बहुत ही ढेर सारी बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, और मैं तुम्हें इस पूरे गांव की सैर करवा कर लाऊंगी। इतने सालों बाद देखना, तुम, हमारा गांव पूरा बदल गया है। अब तुम गांव देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मैंने कहा, दादी, लेकिन बाकी सब लोग कैसे हैं और कहाँ हैं? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? कोई भी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबके बारे में जानना चाहती हूँ कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली में आखिर इतने कम मेंबर क्यों रह गए। इतने बड़े घर में हमेशा कितनी रौनक लगी रहती थी। सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना करते थे। कितना अच्छा लगता था ना। लेकिन अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे घर का पूरा माहौल ही बदला हुआ लग रहा है। और मेरी बहन, मेरी दोस्त प्रिया, वो कैसी है? इतने सालों में उसने मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। मैं उससे मिलूंगी तो जरूर उससे लड़ूंगी। मगर वो लोग आखिर हैं कहाँ पर? यहाँ पर क्यों नहीं हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो दादी कहने लगी, बेटी, वो सब लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं। मैंने हैरान होते हुए दादी से कहा, आखिर क्यों वो लोग यहाँ से चले गए? ये तो उनका अपना घर है, शादी में कहाँ आ गए? तो दादी कहने लगी कि तुम अब यहाँ आ गई हो ना, कुछ दिन यहाँ पर रहोगी
तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मुझे दादी ने कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन हमारे घर गांव से एक शादी का इनविटेशन आया था। मैं इस शादी में जाना चाहती थी क्योंकि मुझे शादी में गए हुए काफी समय हो गया था और अपने गांव की शादी तो मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी। इसीलिए मैं शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। शादी अगले हफ्ते थी। मैंने अपनी माँ से शादी में जाने के लिए कहा कि मैं इस शादी में जरूर जाऊंगी, तो माँ ने कहा कि नहीं बेटी, तुम इस शादी में हमारे साथ मत चलना। मैंने कहा लेकिन क्यों? तो माँ कहने लगी बस ऐसे ही, हमारे गांव के रस्म रिवाज बहुत अलग हैं। मैंने अपनी माँ से कहा तो माँ, मेरी शादी थोड़ी हो रही है जो मुझे रस्म रिवाज करने पड़ेंगे। मैं तो उस शादी में सिर्फ शामिल होना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरे सवालों पर बस खामोश सी हो गई थी। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिर हमारे घर एक और इनविटेशन आया था जो कि गांव से नहीं बल्कि शहर से आया हुआ था, मेरी नानी के घर से। शहर में मेरी नानी का घर था और वहाँ मेरी माँ के सारे रिश्तेदार और उनका मायका था और ये शादी मेरे मामा जी के बेटे की थी। मेरे कजिन की शादी थी। माँ कहने लगी कि तुम वहाँ पर चलना, वहाँ सब लोगों को मिले हुए तुमसे काफी समय हो गया है। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं दोनों शादी में जाना चाहती हूँ, गांव भी और शहर भी। आप मुझे नहीं रोक सकोगी। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। रोक टोक करने की आदत तो मेरी माँ के अंदर शुरू से ही थी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मुझे बार बार अपनी बिछड़ी हुई फैमिली की याद आ रही थी। मुझे इस घर में उनके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही इस बारे में जानकारी निकाल कर रहूंगी। इसलिए मैंने हमारे घर की पुरानी नौकरानी, जो कि यहाँ पर काफी पुराने समय से काम कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आखिर घर के बाकी सारे लोग कहाँ गए। वो मेरी बात सुनकर घबरा गई थी और मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मगर मैंने उन्हें थोड़े पैसों का लालच दिया तो फिर वो मुझे कुछ बताने पर राजी हुई थी। उन्होंने कहा देखो बिटिया रानी, सरपंच जी को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो हमें काम से निकाल देंगे। मैंने उनसे कहा आंटी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे होते हुए आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। बस आप मुझे ये बता दो कि मेरे पीछे इस घर में क्या होता रहा है। सुनीता आंटी ने बताया कि बेटी, दरअसल तुम्हारे जाने के कुछ सालों के बाद इस घर में बहुत ज्यादा हंगामे हो रहे थे। तुम्हारे पिता की दोनों बहनें तुम्हारे पिता से कोई संबंध नहीं रखती और ना ही उनके भाई जो कि तुम्हारे चाचा जी थे। मैं इस बारे में नहीं जानती कि लड़ाई किस बात पर हुई थी। बस एक दिन बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और तुम्हारे चाचा जी अपने परिवार को लेकर कहीं दूर रहने के लिए चले गए और अपना सारा सामान भी बांध कर ले गए थे। तुम्हारे चाचा जी किसी बात पर बहस कर रहे थे, क्योंकि जब तुम्हारी छोटी बुआ की शादी हुई थी तब भी तुम्हारे चाचा जी अपनी कोई बात मनवाना चाहते थे और तुम्हारे पिताजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो क्या बात थी ये हम नहीं जानते, क्योंकि इस घर में जितने भी फैसले होते हैं उसमें सिर्फ बड़े मौजूद होते हैं और घर के कुछ बड़े मेंबर्स होते हैं। हम नौकरों को भी मौके से हटा दिया जाता है। इसलिए मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। जिस दिन के बाद से तुम्हारे पिताजी के छोटे भाई और उनका परिवार इस घर से गया है, तब से ही उन्होंने कभी पलट कर इस घर में दोबारा कदम नहीं रखा और ना ही तुम्हारी दोनों बुआ। शादी हो जाने के बाद वो दोनों भी इस घर में कभी नहीं आई। मैंने सुनीता आंटी से पूछा कि आपको पता है कि चाचा जी की फैमिली कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर रह रहे हैं? हमारा गांव तो बहुत बड़ा है, उनका कोई एड्रेस है आपके पास, या आपको पता है कि वो हमारे गांव की कौन सी जगह पर रह रहे हैं, ताकि मैं उनको तलाश कर सकूं? सुनीता आंटी बोली कि मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती। हाँ, मगर गांव के लोगों के मुंह से इतना जरूर तो सुना है कि सरपंच जी का छोटा भाई और उनकी दोनों बहनें ही शादी होने के बाद यहाँ पर नहीं रहते, बल्कि इस गांव में ही नहीं रहते। वो लोग या तो किसी दूसरे गांव या फिर कहीं शहर में जाकर रह रहे हैं। मैंने कहा, क्या वो लोग इस गांव को ही छोड़कर चले गए? सुनीता आंटी कहने लगी कि हाँ बिटिया, तुम्हारी दोनों बुआ तो अपने अपने पतियों को ही लेकर चली गई हैं। सुना है कि उनके बाकी ससुराल वाले हमारे गांव में ही रहते हैं और वो दोनों अपने पतियों के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। ये सब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर उन लोगों की लड़ाई मेरे घर वालों से थी या फिर पूरे गांव से थी, जो वो लोग गांव को ही छोड़कर चले गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। मैं इस बारे में जान कर ही रहूंगी और अपने पूरे परिवार को इस घर में लाकर ही रहूंगी।
इतने सालों तक मैंने देखा था कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी एक दूसरे के साथ दोनों भाई बहुत मोहब्बत के साथ रहते थे। न जाने मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इस घर से चाचा जी तो अपने परिवार के साथ ही चले गए, जबकि मेरी बुआ जी को क्या हो गया था, जो दोनों ही अपने पतियों के साथ इस गांव से रवाना हो गईं। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बातों ही बातों में अपने घर वालों से सब कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। मगर मैं अब जान चुकी थी कि इनमें से कोई भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। दादी का तो हर बार यही कहना होता था कि अब तुम आ गई हो और तुम्हारी शादी की उम्र है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आखिरी सबसे मेरी शादी का क्या मतलब था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और वो दिन भी आ गया था जब हमारे गांव की शादी का दिन था। मैं इस गांव की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद जैसे ही मैं नीचे गई और मेरे पिताजी की नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने देखते ही कहा कि मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। लेकिन मेरी बेटी इतना सज धज कर आखिर जा कहाँ रही है? मैंने पिताजी से कहा, आज आप लोग गांव की शादी में जा रहे हो ना, तो मैं भी आप लोगों के साथ में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अचानक से मेरे पिताजी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। तभी मेरी माँ पिताजी को आवाज लगाते हुए उनके सामने आई, तो उन्होंने भी मुझे तैयार होता हुआ देखा। उनकी भी होश उड़ गए थे और वो फटी फटी नजरों से मुझे देख रही थी। पिताजी ने अचानक गहरी नजर माँ पर डाली तो माँ सहम गई। उन्होंने कहा, हम लोग कहीं शादी में नहीं जा रहे हैं। ये कहकर पिताजी पलटकर अपने कमरे में चले गए थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैंने माँ से कहा, माँ, पिताजी को क्या हो गया है? हम लोग तो शादी में जा रहे हैं ना, तो अब वो जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आखिर वो गांव के सरपंच हैं, उनका शादी में जाना बहुत जरूरी है। माँ कहने लगी, तुमसे किसने कहा है कि हम शादी में जाएंगे? मैंने कहा, माँ, मैंने तो आपसे उस दिन कहा था ना कि मैं आपके साथ शादी में जाऊंगी, इसीलिए मैं तैयार भी हो गई हूँ। माँ कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गांव की शादी में नहीं जा सकती, तुम हमारे साथ अपनी नानी के घर शादी में चलना। मैंने कहा, माँ, अगर आप लोग शादी में मुझे लेकर नहीं जाना चाहते हो तो मैं खुद शादी में चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर ऐसा भी क्या है? और तो और मुझे बाकी लोगों के बारे में भी नहीं बताया जा रहा है कि हमारे परिवार के बाकी सारे लोग कहाँ हैं। मुझे कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कुछ सालों के लिए इस घर से क्या चली गई कि सब लोगों ने मुझे पराया कर दिया है। आखिर आप सब लोगों को क्या हो गया है? माँ कहने लगी कि धीमी आवाज में बात करो। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, माँ, अब पिताजी गुस्सा करें या फिर चाहे जो भी हो, मैं अकेले ही शादी में जा रही हूँ। आखिर मेरे शादी में चले जाने से क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि आप लोग मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते। माँ कहने लगी, अच्छा चलो शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी से जाकर बात करती हूँ। माँ तो पिताजी को मनाने के लिए चली गई थी, मगर मैंने भी आज ठान लिया था कि मैं भी शादी में जाकर ही रहूंगी और देखूंगी कि आखिर ये दोनों मुझे शादी में जाने से क्यों रोक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पिताजी आए और उन्होंने शादी में चलने के लिए कहा। मैं भी खुशी खुशी पिताजी के साथ गाड़ी में बैठ गई थी और मेरे साथ माँ भी थी। दादी तो हम लोगों के साथ नहीं गई थी क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। हम लोग शादी में गए तो वहां पर खाना खाने के बाद दुल्हन को तैयार करने की रस्म शुरू होने लगी थी। सारी औरतें कमरे के अंदर दुल्हन को तैयार कर रही थीं, जहां पर मेरी माँ की भी आवाज लग रही थी। मेरी माँ जल्दी से उठकर दुल्हन के पास जाने लगी, तो मैं भी उनके साथ साथ चलने लगी थी। मुझे देखते ही माँ कहने लगी कि तुम कहाँ आ रही हो, तुम वहीं बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में दुल्हन से मिलकर आती हूँ। मैंने कहा, माँ, मैं भी दुल्हन से मिलने के लिए ही जा रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि दुल्हन कैसी है। माँ कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रही हो, जाओ तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम बड़ी बदतमीज हो गई हो, अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानती हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस शर्त पर ही लेकर आए हैं कि तुम एक तरफ बैठी रहोगी। मैंने कहा, माँ, ये कैसी शादी है कि मैं एक तरफ बैठी रहूं? मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और दुल्हन के साथ जाकर एक दो फोटो क्लिक करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे लेकर चलो ना दुल्हन के पास। मेरी माँ कहने लगी कि तुम बहुत तंग करने लगी हो राखी, जाकर एक तरफ बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुल्हन के पास लेकर नहीं जा सकती। मैंने कहा, आखिर क्यों नहीं लेकर जा सकती? तो फिर वो कहने लगी कि कुछ रस्मों रिवाज हो रहे हैं,
जिसमें बड़ों के होने की ज़रूरत है। कुंवारी लड़कियां उसमें शामिल नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप जा सकती हो, मैं जाकर बैठ जाऊंगी। अगर ऐसी ही बात है तो आप जल्दी आ जाना। माँ कहने लगी कि हाँ ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ। मैं सारे मेहमानों के साथ जाकर बैठ गई थी और वहां की लड़कियों के साथ खूब बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद दुल्हन को तैयार करके लाया गया था, लेकिन दुल्हन को देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। दुल्हन इतनी बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी कि जैसे उसके साथ कुछ गलत किया गया हो। हालांकि इतना ज्यादा तो दुल्हन सिर्फ विदाई के समय ही रोती है, लेकिन ये दुल्हन तो बड़ी अजीब थी। बेचारी की शक्ल देखी नहीं जा रही थी, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कहीं तकलीफ हो रही है। उसे मंडप में लाकर बैठा दिया गया था और वो तब भी रो रही थी। उस बेचारी से तो चला तक नहीं जा रहा था। उसकी कंडीशन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और आसपास जो मेरे मौजूद लड़कियां थीं, वो भी उसको देखकर अजीब अजीब तरह की बातें कर रही थीं। बल्कि एक लड़की के मुंह से तो मैंने सुना था कि हमें शादी में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर ना जाने क्यों शादी करने से बहुत डर लगता है। समझ नहीं आता कि दुल्हन के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। मैंने जैसे ही उनके मुंह से ऐसे शब्द सुने तो मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वहां की लड़कियां खामोश हो गई थीं, क्योंकि वहां पर सब लोग जानते थे कि मैं सरपंच की बेटी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी जा रही थी, मगर बेचारी दुल्हन को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। रात के समय मैं दादी के पास लेटी हुई थी। दुल्हन का चेहरा बार बार मेरी नजरों में घूम रहा था। दादी ने जब मुझे जागते हुए देखा तो वो कहने लगी कि क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं हो राखी अभी तक। तो मैंने दादी को अपनी बेचैनी की वजह बताई और कहा कि दादी, आखिर हमारे गांव में क्या हो रहा है, प्लीज मुझे सब कुछ बता दो। तो दादी का चेहरा अचानक से अफसोस से भरा हो गया था। वो कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जरूर बता सकती हूँ कि जब तुम्हारी शादी का समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे बाकी के सारे अपने इस घर से क्यों चले गए। मैंने दादी से कहा कि दादी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप तो जानती हो कि मेरी शादी में अभी समय लगेगा। मैं इतना पढ़कर आई हूँ तो मुझे अस्पताल भी तो बनाना है और सारी सच्चाई जानने के लिए मैं इतने सालों तक नहीं रुक सकती। दादी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, मगर मैंने दादी का हाथ अपने सर पर रख दिया और कहा, दादी आपको मेरी कसम है, आपको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर दादी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। दादी ने बताया कि दरअसल हमारे गांव में एक ऐसी रस्म है जो लड़की के साथ शादी से पहले की जाती है और ये रस्म मोमबत्ती जलाकर की जाती है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि ये कौन सी रस्म है दादी? तो वो कहने लगी कि ये रस्म दुल्हन को उसकी शादी वाले दिन तैयार करते समय की जाती है। गांव की सारी बड़ी बूढ़ी औरतें उसके पास होती हैं और उसकी कमर को मोमबत्ती से जलाया जाता है, ताकि ये मोमबत्ती के निशान उसकी कमर पर रह जाएं, क्योंकि ये निशान उसके कुंवारेपन के होते हैं। हमारे पुरखों के समय से ये रस्म चलती आ रही है और तुम्हारी बुआ जब उन दोनों बहनों की शादी हुई तो वो भी इस रस्म के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने अपने भाई से इस रस्म का विरोध किया था, क्योंकि तुम्हारे दादाजी के बाद इस गांव का सरपंच तुम्हारा पिता है। इस गांव में उसकी ही ज्यादा चलती है, लेकिन तुम्हारे पिता ने रस्म को बदलने के लिए साफ इनकार कर दिया था। बात उसकी बहनों पर आ गई थी, मगर उसने मान मर्यादा और अपने पुरखों के पुराने रस्मों को बदलने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये तो मेरी बहनों की बात है, अगर बात मेरी अपनी बेटी पर भी आई तो मैं कभी भी इस रिवाज को नहीं बदलूंगा। तुम्हारे चाचा जी भी इस रस्म के खिलाफ थे और वो भी चाहते थे कि उनकी बहनों को ये तकलीफ शादी वाले दिन ना दी जाए। इसलिए उसने तुम्हारी बुआ की शादी पर बहुत हंगामा किया था। तुम्हारी बुआ शादी वाले दिन तो यहाँ से चली गई थी, मगर उसके बाद उसने अपने पति के साथ इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसका पति पढ़ा लिखा था और वो भी इस गांव की रस्म के खिलाफ था। वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया और वो दोनों वहां पर रहने लगे। उसके बाद तुम्हारी छोटी बुआ को भी यही सब होने का डर था, इसलिए वो भी शादी के बाद हमारे घर से चली गई, मगर उसने हमसे सारे संबंध खत्म कर दिए। फिर तुम्हारे चाचा जी को फिक्र सताने लगी अपनी बेटी की कि आगे चलकर उनकी बेटी भी जवान होगी तो फिर उसके साथ भी ऐसी ही रस्में की जाएंगी और वो अपनी बेटी को इस तकलीफ में नहीं देख सकता।
उसने अपने बड़े भाई के सामने इस रस्म को खत्म करने के लिए बहुत विरोध किया, मगर तुम्हारा पिता नहीं माना। इसलिए वो अपने पूरे परिवार को लेकर इस घर, इस गांव को ही छोड़कर चला गया। लेकिन तुम्हारे पिता के दिल में थोड़ा भी एहसास ना रहा कि इस रस्म की वजह से सब लोग उससे अलग हो रहे हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता कितना घमंडी इंसान है। वो कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने नीचा साबित नहीं करना चाहता है और गांव के सारे ही लोग उसके फैसले का मान रखते हैं। बस यही वजह है कि तुम्हारे सारे अपने इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि इस गांव में जिस भी लड़की की शादी की जाती है उसके साथ ये रस्म जरूर की जाती है, ताकि उसका कुंवारापन सामने ला सके। ये कहकर दादी जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मुझसे मेरे सारे बच्चे अलग हो गए सिर्फ इस रस्म की वजह से, और गांव की न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी इस रस्म की वजह से शादी करने से डरती है, क्योंकि जब उनके शरीर को जलाया जाता है तो वो बेचारी तड़प तड़प कर रोती है। शादी वाले दिन जिस लड़की को खुश होना चाहिए वो इस रस्म के बाद बुरी तरह से रोती है और उदास हो जाती है, और ये जले हुए जख्म ना जाने कितने दिनों में जाकर भरते हैं। दादी की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि आजकल के जमाने में भी इस गांव में इतने घटिया रिवाज हैं। मैंने दादी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि दादी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिताजी से बात करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप मुझे नहीं जानती कि मैंने अपने पिताजी के सामने कैसी कैसी जिद रखी है, और उन्होंने हर बार मेरी जिद के आगे हार मान ली है। मैं अपने पूरे परिवार को एक करके ही रहूंगी और इस गांव में इस रस्म को खत्म करवा कर ही रहूंगी। इसलिए मैंने अगला कदम बढ़ा लिया था, क्योंकि मैं इस गांव से इस रस्म को खत्म करना चाहती थी। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पिताजी ने जब देखा कि उनकी बेटी सामान पैक कर रही है तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पिताजी को बताया कि आपकी बेटी इस घर को छोड़कर जा रही है और हमेशा हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि हमारे गांव की इस रस्म की वजह से कितने घर खराब हो चुके हैं और कितनी लड़कियां डर की वजह से शादी नहीं कर रही। पिताजी कहने लगे, अच्छा, तो तुम भी अब बाकी लोगों की तरह ही मेरे साथ रस्म को खत्म करने के लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो? मैंने कहा, जी पिताजी। क्या वो बेटियां आपकी बेटियां नहीं हैं जिनके साथ इतना गलत सुलूक किया जाता है? शादी वाले दिन और तो और आपने अपने भाई बहनों तक के बारे में भी नहीं सोचा। आपको अपनी बहनों की तकलीफ का अंदाजा होना चाहिए था। पिताजी, ये नया जमाना है। अगर ये रस्म आपके पुरखों के समय से चलती आ रही है तो वो पुराना जमाना था। अब जमाना मॉडर्न हो गया है। अब तो गांव के लोग भी समझदार हो गए हैं और उन लोगों ने भी पुराने रीति रिवाज खत्म कर दिए हैं। इसलिए समय के साथ साथ आपको भी बदलना होगा। पिताजी कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस घर से जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर मैं इस रस्म को खत्म नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपकी आंखों के सामने आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब मोमबत्ती से जलाया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। मैंने मोमबत्ती ली और उससे जलाना शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच मेरी माँ भी आकर खड़ी हो गई थी और वो भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उनको सावधान कर दिया था और वो वहीं पर रुक गईं। पिताजी सब कुछ खड़े हुए देख रहे थे। वो मुझे कमजोर समझ रहे थे, मगर मैं विदेश में रहकर पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा मजबूत बन गई थी। मैंने मोमबत्ती जलाने के बाद उसको अपने हाथ पर लगाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर मेरी माँ तड़प गई और कहने लगी कि बेटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सब बंद कर दो। वो रो रही थी। मैंने कहा, माँ, आज पिताजी की बेटी उनके सामने ही इस रस्म को कर रही है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि पिताजी के अंदर कितनी हिम्मत है और वो कब तक अपनी बेटी को जलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनकी इस घटिया रस्म की वजह से न जाने कितनी लड़कियां इस रस्म का शिकार हुई हैं। मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था, मगर मैं अपने पिता को एहसास दिलाना चाहती थी कि बेटियां कितनी नाजुक होती हैं, उनके साथ ये अत्याचार ना किया जाए। मेरा हाथ काफी ज्यादा हद तक जल चुका था। पिताजी पत्थर बने खड़े हुए मुझे देख रहे थे। माँ बार बार पिताजी से कह रही थी कि रोक लो हमारी बेटी को, ये कितनी जख्मी हो रही है। मगर जब मैंने अपने दूसरे हाथ पर निशान डालने शुरू किए तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ लिए। कहने लगे कि अच्छा, तुम ये सब कुछ अब बंद करो और अंदर जाओ, मैं कुछ करता हूँ।
मैंने कहा, नहीं पिताजी, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, यहाँ तक कि मैं इस गांव में भी नहीं रहूंगी। जब तक इस गांव के लोग अपनी सोच नहीं बदल देते, तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे पिताजी ने समझा बुझाकर मुझे माँ के साथ अपने कमरे में भेज दिया था और डॉक्टर को बुलवाया था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी, मगर मेरा हाथ बहुत जलन का शिकार हो रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आने लगीं। मैं जैसे ही नीचे उतर कर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि पिताजी ने गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और वो उनसे कह रहे थे कि मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं मोमबत्ती की रस्म को हमारे गांव से खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रस्म पुराने जमाने से चलती आ रही है और इस रस्म को हमारे पुरखों ने बनाया था, मगर इस रस्म की वजह से हमारी बेटियों पर एक तरह से अत्याचार हो रहा है। मैं इस रस्म को खुद खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस रस्म की वजह से मेरा अपना घर भी बिखर कर रह गया है। मेरे भाई बहन मुझसे अलग हो गए। अगर आप इस फैसले पर राजी हो तो ठीक है, लेकिन मेरे खानदान में ऐसी कोई रस्म नहीं की जाएगी। अगर आप लोग चाहो तो इस रस्म को मेरे साथ मिलकर पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, क्योंकि बात अब मेरे परिवार से मेरी बेटी तक आ गई है। वो इस रस्म को खत्म करने की जिद कर रही है। उसने अपना हाथ तक जला लिया और वो इस गांव को छोड़कर जाना चाहती है। तभी उन आदमियों में से एक आदमी कहने लगा, जो इस गांव का जमींदार था, सरपंच जी, हमें आपके फैसले पर बहुत खुशी हुई है। हम भी चाहते थे कि ये रस्म हमारे गांव से खत्म हो जानी चाहिए, मगर आपके सामने कौन बोल सकता था, इसलिए हमने कभी इस बारे में आपसे बात नहीं की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब हमारी बेटियां बिना डरे ही शादी कर सकेंगी। वहां के सारे ही लोग खुशी खुशी चले गए थे। मुझे खुशी हुई थी कि पिताजी ने मेरी बात का मान रखा था। अब बारी थी मेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाने की, इसलिए मैंने पिताजी से कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार पहले की तरह साथ रहे, इसलिए आपको सब लोगों को मनाकर यहाँ पर बुलाकर लेकर आना होगा। मेरे पिताजी तो बहुत घमंडी थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे, मगर मैंने उनके हाथ से फोन लेकर सबको फोन किए, सबसे माफी मांगी और पिताजी को जबरदस्ती उन सबके घर ले गई और सबको जबरदस्ती बुलाकर अपने घर ले आई। इस तरह से हम सब लोग एक साथ मिल गए और अब सब कुछ ठीक है और हमारे गांव में इस रस्म को भी खत्म कर दिया गया है। मुझे अपने पहले जैसे परिवार को देखकर अब बहुत खुशी होती है और अब हमारे घर में प्रिया की शादी की तैयारियां की जा रही हैं और मैंने भी अपना अस्पताल बना लिया है, जहां पर मैं गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रही हूँ। अब हमारे गांव में खुशहाली ही खुशहाली फैली हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।